किस मोहब्बत की बात करती हो तुम? वो मोहब्बत जो तुमने खुद दफन कर दी, या वो जो जिम्मेदारियां के बोझ तले छुपा दी? तुमने कभी आईना देखा है? तुम्हारे करीब आने को दिल नहीं चाहता। तुमसे बदबू आती है किरण, एक ऐसी बदबू जो तुम्हारे करीब नहीं आने देती। ये सुनकर उसका दिल धड़क उठा और खुशफहमी झाग की तरह बैठ गई। जुनैद तल्खी से बोला, कितने दिन तुम नहाती नहीं हो, शेव नहीं करती, तुम अपनी वी की सफाई भी नहीं करती। बदबूदार तुम्हारा जिस्म हो रहा है, रूखे ब्राउन बाल कुंडलियों की सूरत पड़े रहते हैं, होंठ स्याही की तह में छुप गए हैं, आंखों में पिलाहट जम गई है। क्या ऐसे में दिल चाहता है तुम्हें चाहूं या मोहब्बत के बोल बोलूं? तुमने जिम्मेदारियां तो निभा ली, लेकिन खुद को खो दिया, और मुझे अच्छा नहीं लगता इस हाल में तुम्हारे करीब आना। मुझे माफ़ करो। वो हाथ जोड़कर बेड पर लेट गया। वो दिन भी आम दिनों की तरह मामूल के मुताबिक था। जैसे ही वो स्कूल से निकली तो सामने वो अजनबी अपनी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ मौजूद था, जो हमेशा की तरह मीठी नज़रों से उसे देख रहा था। किरण ने एक लम्हे को उसे देखा और फिर रिक्शे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उस दिन पहली बार उसने उसे पुकारा तो किरण के कदम ही नहीं, बल्कि दिल, धड़कन और सांस भी थम गए। उसके वजूद में हल्की सी लर्जिश दौड़ गई, क्योंकि वो समझती थी कि ये रिश्ता सिर्फ नज़रों तक महदूद है। मगर उस रोज़ उसने जब तय कर दी बीप कर दिया, ये एहसास सिर्फ आंखों की कैद में नहीं, वो हल्के कदमों से उसके करीब आया, और गुजरते हुए नहायत नामहसूस अंदाज में उसके हाथ में एक खत थमा गया। किरण ने लम्हा भर की भी ताख़ीर किए बगैर खत थाम लिया, और फिर उसकी पुश्त को घूरती रह गई। दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा और चेहरे पर सुर्खी फैल गई। उसने खौफज़दा नज़रों से इर्द-गिर्द देखा, लेकिन किसी ने नोट नहीं किया। जल्दी से खत मुट्ठी में छुपाया और बैग में डालकर रिक्शे पर बैठ गई। जाते हुए पलट कर जब जुनैद ने उसे मीठी नज़रों से देखा, तो वो जो पहले ही उसकी नज़रों पर फ़िदा थी, इस बार अपनी मुस्कुराहट को छुपा ना सकी। ज़िंदगी में पहली बार मोहब्बत ने ज़ोर से उसके दिल पर दस्तक दी थी, और वो उसे खुश आमदीद कहती हुई अपने अंदर जज़्बात बिखेरने लगी। घर पहुंचकर सलाम करते ही सीधा कमरे में गई। सबसे पहले मुट्ठी से निकाल कर इस खत को खोला, और बेयकीनी के साथ जुनैद की तहरीर पढ़ने लगी, जो मुख्तसर मगर दिल को दहला देने वाली थी। जुनैद ने खूबसूरत अल्फाज को गोया मोतियों में परोकर अपने जज्बात उस एक पहचाए थे। लिखा था, एक खूबसूरत शर्मीली आंखों वाली लड़की जिस पर जिम्मेदारियों का बोझ है, अगर मैं उससे मोहब्बत मांगूं तो उम्मीद है कि वो अपने वक्त में से कुछ लम्हे निकाल कर मेरी मोहब्बत के बारे में सोचेगी। मेरा दिल आपकी सांसों के साथ धड़कने लगा। क्या आप इजाज़त देंगी कि यह हमेशा आपके लिए धड़कता रहे, या आप इसे ख़यानत समझेंगी? फ़क़्त आपका मुंतज़िर। ये मोहब्बतनामा उसकी जानिब से पहली पहल था, और किरण जैसे अपनी ज़िंदगी में आने वाली इस बहार की मुंतज़िर थी। अपनी आँखों की नमी को पलकें झपक कर रोकते हुए उसने खत लबों से लगा लिया। एफएससी के बाद ही वालिदैन के दबाव ने उसे मजबूर किया कि वह नौकरी करे और बाप का सहारा बने। इसलिए करीबी स्कूल में जॉब कर ली। ज़हानत के बावजूद गरीबी ने उसे मज़ीद तालीम से रोक दिया। 3 बेटियों के बोझ तले दबा बाप बस इतना ही कर सकता था। स्कूल की ज़िम्मेदारियाँ और घर के हालात ने सिर्फ़ 22 वर्ष की उम्र में ही उसे मुरझा दिया था। हर रोज़ सुबह जॉब पर जाती, वापसी पर थकन और सर दर्द के साथ, बाकी वक्त आराम में गुजरता। तनख्वाह बमुश्किल किराया और बिलों में ख़त्म हो जाती। न फैशन का शौक़ रहा, न संवरने की फुर्सत। हालात के फीके रंग कबूल करती गई, यहाँ तक कि जुनैद पहली बार उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ। एक रोज़ बारिश में भीगती वो स्कूल से निकल रही थी, जब उकब में खड़े जुनैद ने अपनी निगाहों से उसे मुतवज्जा किया। पहले तो उसने पलकें चुरा लीं, लेकिन वह मुसलसल देखता रहा। जब किरण ने पलट कर नज़र डाली, तो जुनैद भीगी हुई नौउम्र लड़की पर निगाहें जमा बैठा। उसके तराशीदा लबों पर निगाहें टिक गईं। किरण झिझक कर पलकें झुकाकर गुजर गई, मगर उस दिन से हर रोज़ यही मामूल बन गया। वो छुट्टी के वक्त उसी जगह आता, उसे खामोशी से देखता और लौट जाता। रफ्ता रफ्ता किरण को भी उसकी आदत होगी। अब सुबह तैयार होकर आईने में खुद को देखती, बाल संवारती, और जिस दिन जुनैद ना आता
तो अनजाने में उसका इंतज़ार करती। जुनैद सिर्फ़ खूबसूरत ही नहीं बल्कि दराज़ कामत और उम्र में 4-5 साल बड़ा भी था। पहले चंद दिनों ये नज़रों का सिलसिला बिल्कुल इसी तरह कायम रहा। जब एक रोज़ जुनैद उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया और वो सरशार होकर वापस पलट आई, तो खूबसूरत ख्वाब उसके दिल में अंगड़ाई लेने लगे। अपने दोस्त से उसने जुनैद के मुतल्लिक सरसरी सा पूछा तो राबिया ने बताया कि जुनैद उन्हीं के मोहल्ले में अपनी बेवा माँ और 2 बहनों के साथ रहता है और किरण की तरह ही वो अपने घर की ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबा हुआ है। शायद मोहब्बत ने उसे भी फुर्सत से खींचकर किरण के मद्देमुकाबिल ला खड़ा किया, ताकि दोनों दिल एक दूसरे की जानिब मतवज्जा होकर मोहब्बत के रंगों से आशना हो जाएं। उसे जुनैद की आंखों में अपने लिए मोहब्बत की झलक दिखाई दी और वो खुद भी उम्र के उस नाजुक दौर से गुजर रही थी, जहाँ जिम्मेदारियों से ज़्यादा मोहब्बत अजीज लगती है, जहाँ सुहाने ख्वाब देखना खुद पर फ़र्ज समझा जाता है, जहाँ मौसम की बदलती हुई अंगड़ाइयों के साथ आंखों में हर खूबसूरत मंजर भी जागने लगता है। और वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुद को जुनैद की नज़रों के हिसार में पाकर खुश नसीब तस्वुर करने लगी। फिर उस रोज़ जुनैद ने उसे मोहब्बतनामा देकर उसके दिल की एक ही बात कह डाली। वो कोई बदकिरदार लड़की नहीं थी, आज एक लड़कों से दूर रह रही थी। मगर जुनैद की बात और थी, उसका दिल भी जुनैद की जानिब हमकने लगा था। वो शख्स जिसने कभी उसकी तज़लील ना की और बस निगाहों के हल्के से राब्ते में मोहब्बत का पैगाम देता रहा, वो शख्स अब निहायत अजीज़ हो चुका था। इसीलिए उसने वापसी में एक मोहब्बतनामा लिखकर उसे बताया कि वो खुद उसे पसंद करने लगी है, बल्कि उसे अपने जीवन साथी के तौर पर चुनना चाहती है। और अगर जुनैद वाक़ई ही दिल में मोहब्बत जज़्बात रखता है, तो इन जज़्बात को नाम देने के लिए उसके घर रिश्ता लेकर आए। वो जानती थी कि उसके बाप के कंधे पर सिर्फ़ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ नहीं, बल्कि बेटियों की जवानी का बोझ भी है। वो इन्हें दिन-ब-दिन निढाल कर रहा है। ये सच था कि अगर वो घर से चली गई, तो ज़रिए आमदनी रुक जाएगा, लेकिन साथ ही उसकी शादी कई परेशानियों का हल भी थी। और ख़ुद एक पाक रिश्ते से मंसूब करने के बाद ही वो जुनैद से मोहब्बत की रवादार थी। दूसरी जानिब जुनैद भी उसका मोहब्बतनामा पढ़कर खुशी से बेहाल हो गया। उस कागज़ के टुकड़ों को लबों से लगाकर दीवानावार चूमता रहा और फिर संभाल कर अलमारी में छुपा दिया। किरण उसकी पहली मोहब्बत थी, वो पहली लड़की जिसकी सादगी ने उसे करीब से अपनी जानिब खींचा और जिसकी कशिश ने उसे दीवानावार मुतवज्जा करके उसकी बढ़ती ज़िम्मेदारियों के बोझ में भी अपना शरीक बना दिया। उस शाम ही जुनैद के माँ के कदमों में बैठ गया और बोला, अम्मी किरण बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। रज़िया बेगम चौंक कर उसे देखने लगी। जुनैद उनका इकलौता बेटा था। वो चाहती थी कि उसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करें, ना कि उसके जज़्बाती फ़ैसले के तहत। वो सख्त लहजे में बोली, जुनैद, तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि अभी घर में तुम्हारी 2 जवान बहनें मौजूद हैं। उनका इशारा सानिया और समीना की तरफ था, जो उम्र के उस हिस्से में थी कि जल्द ही उन्हें भी रुखसत करना था। मगर जुनैद अपनी बात पर अड़ रहा था। अम्मी, सबसे पहले मेरे और किरण के रिश्ते की बात करें, उसके बाद बहनों का सोच लें। वैसे भी वो दोनों अभी छोटी हैं। रज़िया बेगम के बेटे को कायल करना मुश्किल नहीं था, मगर उनकी तबीयत में लालच छुपी थी। वो चाहती थी कि जुनैद किसी मालदार ख़ानदान में ब्याह करे, ताकि लड़की के जहेज़ से उनके बेटे का कारोबार शुरू हो सके। वो जुनैद के ख्वाब देख रही थी, मगर जुनैद किरण के इश्क में अंधा हो चुका था। वो बोला, अम्मी वो टीचर है, अपना कमाती है, आपके लिए भी आसानी होगी और मुझे भी सहारा मिल जाएगा। जुनैद का ये तीर सीधा निशाने पर जा लगा। रज़िया बेगम ने सोचा कि नवाज़ मियाँ की बेटी है, स्कूल में पढ़ाती है, महीने का 10-12 हज़ार तो बना लेती होगी। अगले चंद दिनों में ही जुनैद ने माँ को कायल कर लिया कि वो रिश्ता लेकर जाएं। बिलाखिर रज़िया बेगम किरण के घर पहुंच गई। किरण को देखते ही उनके दिल में इत्मीनान उतर गया। वो बिल्कुल उनके मिजाज की लड़की थी, सादा, नरम-ख़ो और ऐसी कि जिसे हमेशा काबू में रखा जा सके। अलबत्ता उन्होंने शर्त रखी कि शादी के बाद भी किरण नौकरी जारी रखेगी और जुनैद ने फ़ौरन हामी भर ली। किरण के वालिदैन ने उस रिश्ते को गनीमत जाना। जुनैद खुश शक्ल और कमाने वाला लड़का था। इज़्ज़त और 2 वक्त की रोटी की ज़मानत काफ़ी थी। अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज़ देने की हामी भर ली गई। किरण जब को खबर मिली कि जुनैद की माँ रिश्ता लेकर आई हैं,
تو وہ سرشار ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنید اسے پانے کے لیے اس قدر بےتاب ہوگا۔ محبت نے اسے رنگوں میں نہلا دیا تھا اور وہ مزید نکھرتی چلی گئی۔ رضیہ بیگم نے کہا کہ نکاح اور رخصتی ایک ہی ماہ میں کرنی ہے، وہ بھی سادگی سے۔ شادی سے پہلے کرن کبھی کبھار ماں کا موبائل لے کر جنید سے بات کر لیتی یا اسکول کے دروازے پر ملاقات ہو جاتی۔ جنید اپنی باتوں سے اسے شاعرانہ خواب دکھاتا اور وہ سوچتی رہتی کہ شادی کے بعد وہ اس کے نغموں میں کھلتا پھول بن جائے گا۔ مگر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ شادی کے بعد نوکری نہیں کرے گی۔ وہ صرف اور صرف جنید کے گھر کی ذمہ داریاں نبھانا چاہتی تھی۔ اسے جنید کی محبت چاہیے تھی، اس کے لبوں سے اپنی تعریف سنتی تھی اور اپنی دھڑکنوں کو جنید کی دھڑکنوں سے باندھ لینا تھا۔ شادی کا دن آیا۔ رضیہ بیگم تھوڑے سے لوگ لے کر بارات میں پہنچی۔ وہ کہہ رہی تھی میں آپ کے حالات سے واقف ہوں، اس لیے بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ نواز میاں کے دل میں شکر کے سوا کچھ نہ رہا۔ بیٹی خوش تھی اور ان کے لیے بیٹی کی خوشی سب سے بڑھ کر تھی۔ اس رات کرن جنید کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ دل بار بار دھڑک رہا تھا مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آج بیوٹیشن کے سنوارنے سے پہلے وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور رضیہ بیگم اندر آئیں۔ نرمی سے بولیں، جنید میرا اکلوتا بیٹا ہے اور تم میری اکلوتی بہو۔ مجھے امید ہے کہ تم بہنوں کو بہن اور مجھے ماں کا درجہ دو گی۔ صبح سارا زیور لا کر میرے پاس رکھ دینا۔ اچھا لگتا ہے جب گھر کی چیزیں بڑوں کے پاس ہوں۔ کرن کو یہ مطالبہ عجیب لگا۔ ابھی تو وہ دلہن بن کر آئی تھی اور حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ضرور جنید کو بتائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد جنید آیا۔ کرن نے گھونگھٹ اور پھیلا لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس حسین رات کا آغاز شاعرانہ باتوں سے ہو، مگر جنید میٹھے بیٹھتے ہی بولا، تمہارے آنے سے زندگی خوبصورت ہو جائے گی، لیکن مجھے امید ہے کہ تم اس گھر کی ذمہ داریاں اٹھا کر میرا ساتھ دو گی۔ ماں اور بہنیں میرے لیے بہت اہم ہیں۔ کرن کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ وہ خواب جو 3 ماہ سے دیکھ رہی تھی ایک پل میں بکھرتے دکھائی دیے۔ اس نے آہستہ سر ہلایا تاکہ جنید مایوس نہ ہو۔ وہ بولی، جنید آج ہماری پہلی رات ہے، ہم محبت کی بات کریں نا، بتائیں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جنید نے اسے قریب کھینچ لیا اور کہا، یہ بات عمل سے بتا دوں گی، لفظوں سے نہیں۔ کرن حیران تھی، کیا محبت صرف پانے کے لیے محدود تھی؟ کیا خط و خطابت میں جو فلمی باتیں کی گئی تھیں وہ سب وہم تھی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، میں سب ذمہ داریاں نبھا لوں گی، مگر مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ جنید نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، مگر کرن جان گئی کہ یہ رات حسین تھی مگر خوابوں جتنی رنگین نہیں۔ اسے ماننا پڑا کہ محبت پانے کے بعد اکثر اپنے رنگ کھو دیتی ہے۔ اگلی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ جنید کے قریب ہی لیٹ گئی، کیونکہ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ شادی کی پہلی صبح وہ جنید کے بغیر باہر جائے۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو وہ گھبرا کر فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ جنید بھی اٹھتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے کرن؟ اتنا وقت ہو گیا ہے اور تم نے ابھی تک باہر جا کر دیکھا ہی نہیں؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا مگر وارننگ ضرور دیتا ہوا محسوس ہوا۔ کرن نے پلکیں جھکا لیں، کیونکہ وہ اسے کیا بتاتی کہ دلہن ہونے کے ناطے وہ سب کا اکیلے سامنا کرنے سے جھجک رہی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں اکٹھے باہر جائیں۔ جنید نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے سمینہ کھڑی تھی، جس نے کہا، امی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، بھابھی سے کہیں اٹھ کر انہیں چائے اور دوا دے دیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور جنید نے فوراً کرن کو رضیہ بیگم کے کمرے میں بھیج دیا۔ ثانیہ ابھی تک سو رہی تھی، اس لیے سمینہ صرف پیغام دینے آئی تھی اور پھر دوبارہ جا کر لیٹ گئی۔ امی کی تھوڑی دیکھ بھال کر لیں بھابھی، دراصل ہم رات بھر امی کو دیکھتے رہے ہیں۔ شاید سمینہ کو کرن کی خالی نظروں سے شرمندگی ہوئی تھی، اسی لیے جواز بنا کر سو گئی۔ اس دن کی شروعات چائے اور دعا سے ہوئی تھی اور پھر کرن نے سارے گھر کے کام کاج بھی کر لیے۔ اسے کاموں سے مسئلہ نہیں تھا کیونکہ کام تو زندگی کا حصہ ہے، لیکن شام کو کھانا بناتے ہوئے جب اس نے اپنے ہاتھوں پر لپی چمکتی مہندی دیکھی تو دل میں سوچا کہ شادی میں سکون رکھا گیا ہے، مگر صرف ایک دن میں ہی اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ پھر خود کو تسلی دی کہ شاید یہ سب جنید کی امی کی طبیعت کی وجہ سے ہے اور یہ وقتی بات ہے۔
سب کو کھانا کھلانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی تو رضیہ بیگم نے کہا، بہو، رات کے برتن رات میں ہی دھل جاتے ہیں، انہیں دھو کر اپنی جگہ رکھ دو۔ کرن نے پلٹ کر جنید کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، آنٹی، آج پورا دن کام کر کے تھک گئی ہوں، میں صبح سب کچھ دیکھ لوں گی۔ مگر شاید اس کا نرم لہجہ بھی رضیہ کو ناقابل قبول ہوا، اس لیے کمرے میں آتے ہی جنید کے رویے میں تبدیلی تھی اور کرن نے محسوس کیا جیسے اسے اچھا نہیں لگا کہ برتن دھو کر نہیں آئی۔ اس رات کرن نے جنید کے قریب آ کر اپنی مہندی بھرے ہاتھ دکھائے اور مسکرا کر بولی، دیکھیے میرے ہاتھوں میں آپ کا نام کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ امی نے کہا تھا کہ نئی دلہنیں 2 ماہ تک مہندی کو اترنے نہیں دیتی، میں بھی پورے 2 ماہ اسے سنبھال کر رکھوں گی اور دوبارہ مہندی سے سجاتی رہوں گی۔ یہ سن کر جنید نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، گھر کے کام کاج میں یہ مہندی ابھی سے پھیکی پڑنے لگی ہے، سب کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے چند دنوں میں یہ بالکل اتر جائے گی۔ اس کے لہجے میں دلچسپی نہیں تھی، یا پھر کرن کو لگا کہ اس نے اس کی مہندی کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ کرن نے بات بدلتے ہوئے کہا، ہماری شادی ہوئی ہے تو آپ مجھے کہیں گھمانے لے جائیں، چند دن ہم گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے۔ مگر جنید نے سیدھا جواب دیا، میں اس گھر میں اکیلا مرد ہوں، اگر ہم گھومنے چلے گئے تو امی اور بہنیں اکیلی ہو جائیں گی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب کرن کو شدت سے احساس ہوا کہ شاید وہ جنید کے لیے دلچسپی یا ضرورت کا باعث نہیں ہے، اور مرد کا ایسا رویہ جس میں عورت کو اپنے لیے محبت محسوس نہ ہو، اس کی خواہشوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک دن کے لیے کام تھا، یہ اس کی بھول تھی، کیونکہ ہر اگلا دن پہلے سے زیادہ مصروف نکلتا جا رہا تھا۔ مہندی سے بھرے خوبصورت ہاتھ بھی ایک خواب ہی رہ گئے تھے۔ جنید نے ٹھیک کہا تھا کہ مہندی تیسرے دن ہی اتر گئی اور پھیکا سا رنگ چھوڑ گئی۔ ابھی صرف 10 دن گزرے تھے کہ جنید کی ماں اور بہنیں بات کا بتنگڑ بنا کر جنید کے کان بھر دیتی اور اس کا موڈ بدل جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جنید اس سے بدگمان ہو، اس لیے اس نے اپنے لیے اسٹینڈ لینا چھوڑ دیا۔ آخر گھر کے کام ہی تو تھے، اور یہ گھر بھی اس کا اپنا ہی تھا۔ ثانیہ اور سمینا کی شادی کے بعد بھی تو ذمہ داریاں اس نے ہی نبھانی تھی۔ اس نے خود کو کاموں میں مصروف کرتے ہوئے ان کا دل جیتنے کا فیصلہ کر لیا۔ ثانیہ اور سمینا جو پہلے ہی بیٹھ کر کھانے کی عادی تھی، اب ایک مفت کی نوکرانی ملنے پر ہاتھ پاؤں ہلانا بھول گئی۔ وہ اپنے مرضی کے کھانے کی فرمائشیں کرتی اور کچن کا منہ نہ دیکھتی، جبکہ وہ جنید کے آنے پر ایک کچن میں گھسی رہتی۔ اس نے رات نہ جانے کیوں جنید نے اس کے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے منہ پھیر لیا اور کہا کہ ناخن صاف رکھا کرو کرن، اچھا نہیں لگتا، لمبے ناخن میں میل جمع ہو جاتا ہے۔ اس نے جھک کر کہا، دیکھا تو میل کہیں نہیں تھا، مگر برتنوں کی میل کے نشان باقی تھے۔ اس نے نیل کٹر اٹھایا اور ناخن کاٹ دیے۔ اس کے بوسیدہ ہاتھ دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ صرف 10 دن کی دلہن ہے۔ اس 10ویں دن جب وہ ناشتہ بنا کر بیٹھی تو جنید کی چھٹی تھی، اور ہر چھٹی والے دن وہ ناشتہ کمرے میں ہی لے جاتی، کیونکہ اسے جنید کے ساتھ وقت گزارنا اور ہلکی پھلکی باتیں کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس روز بھی وہ ناشتہ کر رہی تھی کہ رضیہ بیگم کمرے میں آ گئی اور کہا کہ ثانیہ کو دیکھنے رشتے والے آ رہے ہیں، اس لیے پیسے دو تاکہ نیا جوڑا بنوا لو۔ جنید نے بے بسی سے کہا کہ ابھی تنخواہ نہیں آئی، شادی کے خرچوں سے فارغ ہوا ہوں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ رضیہ بیگم پھیکے چڑھے کے ساتھ بڑبڑائی نکل گئیں۔ جنید کو ماں منع کرنا برا لگا، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس نے جنید کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہو، میں اپنے لیے جوڑوں میں سے ایک جوڑا ثانیہ کو دے دیتی ہوں، ہمیں یہ مشکلات مل جل کر کرنی ہے۔ جنید کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ خوش ہوا کہ بیوی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اس نے اپنا بری کا چمچماتا جوڑا نکالا اور ثانیہ کو دیا تو ثانیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا کہ بھابھی، اگر احسان ہی کرنا ہے تو اپنی مرضی کا لینے دے۔ وہ خاموش پلٹ آئی، پھر ثانیہ نے ہلکے ہلکے پر پیلے رنگ کا جوڑا کامدار والا اٹھایا جو اس کی ماں نے محبت سے سلوایا تھا۔ جنید نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ثانیہ وہ جوڑا لے کر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنی سادگی میں ایک نئی راہ دکھا دی۔ جب بھی انہیں ضرورت ہوتی وہ اس کے کمرے میں آ جاتی، کبھی پنک جوڑا مانگتی تو کبھی گولڈن۔ پہننے کے بعد وہ واپس تو کر دیتی، لیکن ان جوڑوں کی وہ چمک باقی نہ رہتی جو اس کے بدن پر تھی، اور جنید نے بھی کبھی اسے ان جوڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ صرف 20 دن کے بعد ہی ایک شام جنید نے پوچھا کہ تم اسکول کب سے جوائن کر رہی ہو؟ لگتا ہے تمہیں کافی چھٹیاں ملی ہیں۔
वो हैरान रह गई और कहा कि मैं तो स्कूल छोड़ दिया है। जुनैद और रज़िया बेगम दोनों ही चौंक गए। रज़िया बेगम ने कहा कि क्या मतलब स्कूल छोड़ दिया? घर के अखराजात कौन सँभालेगा? तुम्हें जुनैद का सहारा बनना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि शादी के बाद जॉब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मामूली तनख्वाह पर रात दिन की मेहनत ने उसे थका दिया था। वो दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहती थी। मगर रज़िया बेगम ने मीठे लहजे में जुनैद के सामने कह दिया कि घर में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं जो तुम्हें थका दे। तीनों बच्चियां मिलकर संभाल लेती हैं। सुबह सफाई हो जाती है, रात को खाना भी बन जाता है। बचे हुए सालन के साथ रोटियां बना सकती हो। इन गैर मामूली कामों के लिए जॉब छोड़ना मुनासिब नहीं। उस रात जुनैद करीब आया और लबों से उसकी गर्दन छूते हुए कहा कि कभी तुम भी कोई सूट पहनकर हल्की तैयारी कर लिया करो। अभी तो शादी को दिन ही कितने हुए हैं। वो बस उसे देखती रह गई। सारा दिन कामों के बाद वो कमरे में आती तो उसका बदन निढाल होता। उसे अंदाज़ा था, मगर मुसलसल कामों ने उसे इतना मसरूफ़ कर दिया था कि उसने अपनी तैयारी पर तवज्जो देना छोड़ दी थी। महज़ 20 दिनों में उसे लगने लगा कि अपने वालिदैन के घर कंवारी रहती तो बेहतर था। कम से कम ज़िम्मेदारियों का बोझ तो कम था। दिन भर काम के साथ-साथ वो ताने भी सुनती और बर्दाश्त कर लेती, मगर जवाब देना छोड़ दिया था। जुनैद 10-15 हज़ार की इस जॉब में जितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे भी आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है? लेकिन उसके दोनों हाथ थाम कर जुनैद ने समझाया कि ज़रूरत है, क्यों नहीं होगी? हम पर पड़ी हुई ज़िम्मेदारियों को देखो। अभी सानिया और समीना की शादियाँ करनी हैं, उनका जहेज़ और फिर हमारे अपने बच्चे भी हो जाएँगे। अभी तो वक़्त है कि हम मिलकर काम पर फ़ोकस करें, ताकि हालात बेहतर हो जाएँ। जुनैद की बात सुनकर वो खामोश हो गई। उसके चेहरे की फीकी रंगत से जुनैद को अंदाज़ा न हुआ कि वो इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकती। महज़ 22 साल की उम्र में उसने क्या कुछ नहीं देखा था। अगले दिन ही उसने स्कूल जाकर दोबारा अप्लाई कर दिया और मेहनत के बायस उसे फिर वही जॉब मिल गई। अब ज़िंदगी एक नई रूटीन पर चल निकली थी। फजर की नमाज के बाद वो नाश्ता तैयार करती, घर की सफाई करती और फिर जल्दी-जल्दी अपनी तैयारी करके निकलती। जुनैद उसे रास्ते में छोड़ देता और कुछ फासला पैदल तय करके वो स्कूल पहुंच जाती। अक्सर हफ्ते की शाम वो मैके चली जाती और इतवार की सुबह जुनैद उसे वापस ले आता। वो जानती थी कि वहाँ कोई उसे याद नहीं करता, बल्कि उसके नामुकम्मल काम ही याद लाते थे। आहिस्ता-आहिस्ता उसे रज़िया बेगम की बातों का सामना करना पड़ता और अब सानिया और समीना भी बदतमीज़ी से पेश आने लगती। उनके तर्श लहज़ों पर वो खामोश रह जाती। हर हुक्म मानकर वो सिर्फ़ ये एहसास दिलाती कि वो उनकी सगी बहनों से कम नहीं। मगर ऐसा करते-करते वो खुद को भूल गई। कभी तनख्वाह पर रज़िया बेगम के लिए चादर ले आती, कभी सानिया के लिए कपड़े और समीना के लिए भी कुछ। यहाँ पर कि अगर वो ख़फ़ा होकर कह देती कि आप फ़र्क करने लगी हैं, तो वो अगले दिन मुस्कुराकर उसके लिए भी कुछ ले आती। ये आदत उसने उन सब की रगों में डाल दी थी और अब हर तनख्वाह पर उनके तकाज़े बढ़ने लगे। अलबत्ता जुनैद पैसों के मामले में कभी बहस ना करता। अगर उसे ज़रूरत होती तो ले लेता, वरना उसकी पूरी तनख्वाह उसके पास छोड़ देता। लेकिन अगर कभी-कभार वो अपने लिए कुछ खरीद लेती, तो घर में सवालों की बौछार हो जाती। जुनैद के अलावा सब उसे टोकने लगते कि भला उसकी क्या ज़रूरत थी, पहले ही तो बहुत कुछ रखा है। जब वो चुपचाप कमरे में जाकर बैठ जाती और सोचती कि शायद उसने खुद ही सबको बिगाड़ दिया है। एक दिन वो दोपहर को घर आई तो जुनैद कमरे में सो रहा था। जैसे ही अंदर जाने लगी, सानिया ने दरवाजे पर रोक लिया कि अभी रुक जाएं, मुझे भाई से ज़रूरी बात करनी है। वो हैरान रह गई कि उसका अपना कमरा और अपना शोहर, मगर नंद रोक रही थी। उसने कहा कि क्या हो गया है सानिया, मैं कोई पराई नहीं हूँ और ये कमरा मेरा है। तुम मेरी मौजूदगी में भी बात कर सकती हो। मगर रज़िया बेगम ने फ़ौरन उसे घूरा और कहा कि किरण, ये अदब नहीं है। उनका रिश्ता तुमसे पहले है। बहन भाइयों के दरमियान आने की ज़रूरत नहीं। तुम रुक जाओ। वो लाउंज में ही बैठी रही और दरवाजे को तकती रही। सानिया कब तक अंदर रही उसे अंदाज़ा ही ना हुआ। जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और सुर्खी देखकर वो कमरे में गई। जुनैद मोबाइल में मसरूफ़ था। वो उसके पास बैठकर बोली कि सानिया, आपसे क्या कहने आई थी? जुनैद ने तुर्श लहजे में कहा कि तुमसे मतलब, क्या मैं तुम्हारी बातें सानिया से डिस्कस करता हूँ? उसने उल्टा सवाल किया कि हमारे दरमियान गुजरने वाला वक्त आपको सानिया से डिस्कस करना चाहिए। जुनैद उसके गुस्से से तपते चेहरे को देखता रहा। उसने कहा कि तुम्हें मसला किस बात से है? सानिया की मौजूदगी से या अपनी थकावट से? वो बोली, मुझे आपकी
बेरुखी से मसला है। आप मेरी उस घर की में हैसियत जानते हुए भी मुझसे बातें छुपाते हैं। वो उठकर चेंज करने चली गई और उसकी नाराज़गी पर जुनैद ने कोई नोटिस ना लिया। किचन में जाकर रोटियां बनाई, सालन गर्म किया और सबको खाना देकर फिर जुनैद के पास आई। उसने कहा कि आप भी उठकर खा लें, चाहे वो कितनी भी लेट हो जाए। मगर उसके आने से पहले कोई खाना नहीं बनता था। सब हल्की-फुल्की चीज़ खा लेते और फिर उसका इंतज़ार करते। कभी-कभी उसका दिल चाहता कि वो कुछ ना बनाए और जाकर आराम करे, मगर वो बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूरन खाना बना देती। उस शाम जुनैद ने खुद ही उसे कहा कि आज तुम्हें आंटी के घर नहीं जाना, और वो जुनैद को देखती रह गई। क्या मुझे ज़बरदस्ती भेजना चाहते हैं? और जुनैद अच्छा खासा गड़बड़ा गया। ऐसी बात नहीं है, तुम हर हफ्ते की शाम जाती हो, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। नहीं, आज मैं नहीं जा रही, आज मैं यहीं रहूँगी। वो भी अपनी ज़िद पर कायम रही और शाम जुनैद का बदला-बदला रवैया देखती रही। ये बात उसने बदरजा नोट की थी कि रज़िया बेगम उसे जुनैद के सामने अक्सर इस बात पर टोक देती है कि वो बन-सवर कर रहे। लेकिन जब भी वो अपने कमरे में आराम की गर्ज से जाती है या फिर जुनैद के आने से पहले सँवरने की कोशिश करती है, तो उसे किसी ऐसे काम में लगा देती है जिससे बमुश्किल वो जुनैद के आने के बाद निकल पाए। वो घर में अजीबो-गरीब तब्दीली नोट कर रही थी, जैसे घर में कोई खुफिया मुहिम चल रही हो, जिसकी वजह से सानिया और उसके होने वाले ससुराली रिश्तेदार थे। उसे समझ नहीं आती थी कि उससे घर की बातों को क्यों छुपाया जाता है। क्या वो सिर्फ़ एक मुलाज़िमा है, जो खुद पर जबर करते हुए उन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ पूरा करे? घर, स्कूल और फिर इन लोगों का दिल जीतने के लिए जतन करे। जो वक़्त आएगा इस घर के मामलात का, तो वो पल भर में गैर ही बन जाएगी। ऐसी गैर लड़की जिससे घर की बातें छुपाई जाती हैं। उसका दिल चाहता था कि वो चीख-चीख कर जुनैद को इस बात से आगाह करे। उसे एहसास दिलाए कि वो उसकी बीवी है और घर में सिर्फ़ एक काम करने वाली मुलाज़िमा की हैसियत से मौजूद नहीं, बल्कि इस घर की बहू होने की वजह से हर फ़ज़ में अव्वलीन दर्जा रखती है। लेकिन वो जानती थी कि जुनैद को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के मुताबिक। जुनैद आहिस्ता-आहिस्ता उसे खींचा खचा-खचा सा लगने लगा। उसकी शादी को सिर्फ़ 5 माह हुए थे और उनके दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात भी ना होने के बराबर थे। कभी महीने में 2-3 बार ही जुनैद उसके करीब आता और वो उस बात पर भी कनात करते हुए खामोश हो जाती। शायद उसका यही हल था कि इस हद तक की खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। उसे समझ नहीं आती थी कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ पर वो मामलात नहीं सँभाल पा रही, कि सब कुछ मज़ीद उलझता जा रहा है। कई बार उसने खुद भी करीब आने की कोशिश की, लेकिन वो इसे मुस्तरद करते हुए दूर हो जाता। क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही जुनैद? उस रोज़ उसने नम आँखों से पूछ लिया, तो जुनैद ने उसकी तरफ देखते हुए रूखे लहजे में उसे खुद से दूर धकेल कर मज़ीद गमज़दा कर दिया। मोहब्बत कायम रखने के लिए सिर्फ़ एक इंसान को ही जतन नहीं करने पड़ते किरण, दूसरा इंसान भी हाथ पैर मारता है। मैं आज भी तुम्हें वक़्त दे दिए बैठा हूँ कि तुम खुद में सुधार पैदा करो। और वो उसे देखते हुए चीख पड़ी, मैं नहीं जानती कि आप और कौन-सा सुधार चाहते हैं। मैंने खुद को आपके लिए तबाह कर लिया। जुनैद, मैंने अपनी जानिब से गाफ़िल होकर आप और आपसे जुड़े रिश्तों के बारे में सोचा है। और आप अभी भी ये शिकवा लिए बैठे हैं कि मैं मोहब्बत कायम करने के लिए जतन करूँ। जुनैद उसकी खाली-खाली आँखों को देखता रहा। फिर सोने से पहले ये कह दिया कि सुबह सानिया के ससुरालियों की दावत है, इसीलिए छुट्टी लेकर घर में ही रहना बेहतर है। अच्छा मेन्यू रखते हुए सब कुछ उनका पसंदीदा बनाना, ताकि किसी चीज़ की कमी ना रहे। उसका दिल चाहा कि वो चीख-चीख कर कह दे कि अगर सानिया के ससुराल वाले आ रहे हैं तो उसे क्या ज़रूरत है उनके दरमियान खुद को अच्छा ज़ाहिर करने की। ये सानिया और उसके रिश्तेदारों का मामला है और वो खुद सुलझाए। ज़िंदगी उसे गुज़ारनी है, किरण ने नहीं। लेकिन वो कुछ भी ना कह पाई और खामोशी से करवट बदल गई। आंसू उसकी पलकों से टूट कर तकिए में जज़्ब हो रहे थे और वो खाली-खाली नज़रों से दरवाज़े को देखती रही। न जाने कब नींद उस पर हावी हुई और वो आँखें बंद करके सो गई थी। सुबह का दिन सबसे ज़्यादा मसरूफ़ था। उसने हर चीज़ बेहतरीन तरीके से सँभाली, घर की सफाई की, सब कुछ तरतीब दिया और तभी मेहमान आ गए। आज उसने एक अजीब बात नोट की थी, जुनैद उनकी जानिब कुछ ज़्यादा ही झुक रहा था। इतना झुकाव उसने पहले कभी नहीं देखा था। सब कुछ उनकी पसंद के मुताबिक होने के बावजूद उसे बार-बार यही फ़िक्र सता रही थी कि कहीं कुछ रह ना जाए। मगर वो उसे तसल्ली देती रही कि आप क्यों परेशान होती हैं? मैं सब कुछ हमेशा सँभालती हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसे सँभालना है। आप रिलैक्स हो जाएँ।
सानिया की नंद, उसका देवर, मंगेतर और सास सभी खुशगपियों में, कहकों में, रोशनी में मसरूफ थे, जबकि वो अकेली किचन में खड़ी चीज़ों को तरतीब दे रही थी। मेहमानों के सामने कितनी आसानी से रज़िया बेगम ने पुलाव का ढक्कन उठाते हुए कहा, ये भी ज़रूर टेस्ट करें। सानिया पुलाव इतना बेहतरीन बनाती है कि मेरी ख्वाहिश है जब भी खाने को दिल चाहे तो मैं इसी के हाथ का बना हुआ खाऊं। और सानिया उनके सामने अतराती चली गई। किरण ने नज़रें उठाकर सानिया की नंद की तरफ देखा। खुले हुए बाल, लिपस्टिक, शलवार कमीज, कंधों पर दुपट्टा, वो बिल्कुल खिला हुआ फूल लग रही थी। दबे इस मेकअप ने उसके चेहरे के नकूश छुपा लिए थे। वो बार बार अपने बालों को दुरुस्त करती और मुस्कुराती नज़रों से जुनैद को देखती, और जुनैद भी मुस्कुराते हुए कबाब तरतीब देता, मज़ीद लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा था। ये मंज़र देखकर किरण ने पलकें झुका लीं। उसके ज़हन में एक अजीब सा ही मंज़र वाक़या हो गया। उसे समझ आ गई कि गलती कहाँ हो रही है, और ये इतनी बड़ी गलती थी, जिसे नज़रअंदाज करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। उसे खुद पर हैरत हुई कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गई, और अब वक़्त आ चुका था कि उस गलती की तलाफ़ी करे। दम घुटने लगा तो वो कमरे में आ गई। आईने में खुद को देखती रही और खुद पर गुस्सा करने लगी। दिल चाहा कि अपने मुँह पर थप्पड़ मारे, लेकिन फिर दिल से जवाब दिया कि मोहब्बत सारी शक्ल सूरत से आज़ाद होती है। मोहब्बत दिल से की जाती है। वो शख्स जिसे चाहा जाए वही मोहब्बत है, और मोहब्बत को पा लेने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता। दिल उसकी दलील पर वो तल्ख़ी से मुस्कुरा दी और अपने दिल की खुशफ़हमी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। उसी रात वो जानबूझकर जुनैद की बाहों में झूल गई। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, और जानती हूँ आप भी मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। कहकर उसने उसके लबों को छुआ तो जुनैद ने सख्ती से उसे दूर धकेल दिया। किस मोहब्बत की बात करती हो तुम? वो मोहब्बत जो तुमने दफ़न कर दी, या वो ज़िम्मेदारियों के बोझ तले छुपा दी? तुमने कभी आईना देखा है? तुम्हारे करीब आने को दिल नहीं चाहता। तुमसे बदबू आती है किरण, एक ऐसी बदबू जो तुम्हारे करीब नहीं आने देती। ये सुनकर उसका दिल धड़क उठा और खुशफ़हमी झाग की तरह बैठ गई। तुम्हारे करीब आने को दिल नहीं चाहता, तुमसे बदबू आती है। किरण, एक ऐसी बदबू जो तुम्हारे करीब आने नहीं देती। ये सुनकर उसका दिल धड़क उठा और खुशफ़हमी झाग की तरह बैठ गई। जुनैद तल्ख़ी से बोला, कितने दिन तुम नहाती नहीं हो, शेव नहीं करती, रूखे ब्राउन कुंडलियों की सूरत में पड़े रहती हैं, स्याही की तह छुप चुकी है, आंखों में पिलाहट जम गई है। क्या ऐसे में दिल चाहता है तुम्हें चाहूं या मोहब्बत के बोल बोलूं? तुमने जिम्मेदारियां तो संभाल ली, लेकिन खुद को खो दिया, और मुझे अच्छा नहीं लगता इस हाल में तुम्हारे करीब आना। मुझे माफ़ करो। वो हाथ जोड़कर बेड पर लेट गया। अगला दिन उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। कल ही के दिन वो दुल्हन बनकर इसी बेड पर बैठी थी, और आज आंखों में नमी लिए बन गई थी। फिर वो मुरझाए बेड पर औंधे मुंह लेट गई। नींद आंखों से गायब थी, और वो पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने बैग उठाया और स्कूल चली गई, और स्कूल में जाते ही वो राबिया के सामने बैठ गई और बोली, मुझे बताओ, क्या मुझसे नागवार बू आती है? राबिया ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी फीकी और सुर्ख आंखों से ही अंदाजा हो गया था कि मामला कहाँ जा पहुंचा है। वो जो पहले ही जुनैद के सख्त रवैये की वजह से मुरझाई रहती थी, आज हद से ज़्यादा मुरझाई हुई थी। राबिया ने आगे बढ़कर नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा और धीरे से कहा, यह हकीकत है कि तुमने खुद को खो दिया है। तुम पर ज़िम्मेदारियों का जो बोझ लाद दिया गया है, उसमें गलती तुम्हारी भी है। तुमने आदतन अपने ससुराल वालों को अपनी अच्छाई की तरफ माइल किया, और अपनी अच्छाई को उनकी आदत बना डाला। इस हिसाब में तुम खुद को कहीं खो बैठी हो। तुम्हारा वजूद गुम हो गया है। किरण, खुद को देखो, खुद पर तवज्जो दो। अपनी उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, और अपने शोहर को वापस पालो। पहली मोहब्बत दिल में हमेशा रहती है। इस पर वक्ती बदगुमानियों की तह जम सकती है, मगर वो कभी मर नहीं सकती। और तुम जुनैद की पहली मोहब्बत हो, ऐसी मोहब्बत जिसे उसने लफ्ज़ों से तश्कील देकर अपने दिल के कोनों खुदरों में जमा किया, और फिर तुम्हें पाने के लिए रज़िया बेगम से टक्कर ले ली। सोचो, वो ज़िंदगी में पहली बार अगर कुछ पाने के लिए खड़ा हुआ तो वो तुम थी, और एक बार फिर वो तुम्हें पाने के लिए उन सब के सामने खड़ा हो जाएगा। इसी रोज़ वो बैग थामे सिलोन गई। कुछ नया नहीं था, बस चंद नोट जो उसने कभी जुनैद के लिए छुपा रखे थे, ताकि वक्त ज़रूरत उसके हाथ में थमाकर अच्छी बन जाए, या फिर सानिया को कोई महंगा तोहफा देकर उसकी आइडियल भाभी बनने की कोशिश करे।
मगर आज उसने वो सारे नोट निकाल कर सैलून वाली के हाथ पर रख दिए। बेहतरीन मसाज, बालों की कटिंग, चेहरे की तराश-खराश, हल्का सा मेकअप करवा कर वो मार्केट गई। राबा ने शौक रंगों के जोड़े मुंतखब किए और वो उन्हें खरीदती गई। उसे जुनैद के पसंदीदा रंगों का अंदाज़ा था। बड़े झुमके, खुशबू, चूड़ियाँ, सैंडल्स, सारे नोट ख़त्म हो गए, मगर उस रोज़ उसने खुद को पा लिया था। उसे अब उसी राह पर चलना था जहाँ वो उसे गुमशुदा जुनैद को वापस ला सके। वो उससे लड़ नहीं सकती थी, बहस नहीं कर सकती थी और ना ही नाराज़गी का इज़हार कि उस पर बेवफ़ाई का लेबल लगा सकती, मगर वो इसे अपनी जानिब राग़िब ज़रूर कर सकती थी। खुदा ने औरत को हुस्न से आरास्ता किया है, ताकि वो अपने हसीन हथियारों को इस्तेमाल करके शोहर को ज़ेर कर ले, अपने बनाव सिंगार के ज़रिए वो अपनी तरफ मतवज्जा करे। छुट्टी के बाद जब वो घर लौटी तो रज़िया बेगम सानिया और समीरत की हैरत को भांपते हुए भी खामोश रहीं। जल्दी से काम करके वो अपने कमरे में आई। जुनैद के आने से पहले ही उसने ऑरेंज अनारकली बर्तन ली कटे हुए बालों को शानों पर बिखेर दिया, हल्की लिपस्टिक लगाकर खुशबू छिड़की, कमरा सजा दिया, कैंडल्स जला दी और साइड टेबल पर रेड हार्ट शेप केक रख दिया। तभी उसने बाहर से जुनैद की आवाज़ सुनी, जो रज़िया बेगम के पास बैठकर तके लहजे में चाय पे मांग रहा था। उसने पहली बार यह नोट किया कि वो घर आने के बाद अब उसके बारे में नहीं पूछता। रज़िया बेगम ने सानिया से कहा, भाभी को बुलाओ ताकि जुनैद के लिए चाय बना दे। सानिया ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसे चाय बनाने को कहा। वो तल्खी से मुस्कुराई, मगर दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि अब रवैयों को बर्दाश्त करेगी, मगर खुद पर हावी नहीं होने देगी। वो मुस्कुराती हुई बाहर आई और जुनैद को देखते ही सलाम किया। उसे देखते ही चौंक कर सीधा हुआ। वो इसकी नज़रों का इर्तकाज़ समझ गई, मगर नज़रअंदाज करते हुए किचन में बोली, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। किचन की तरफ बढ़ रही थी कि पीछे से रज़िया बेगम की आवाज़ आई, अरे बेटा, कहीं जाना था जो इतना भारी लिबास पहन लिया? उसने बाल झटकते हुए पलटकर कहा, नहीं आंटी जी, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। शादी की पहली सालगिरह है तो इसलिए तैयार हो गई, ताकि हम इसे मना सके। फिर पलटते हुए किचन चली गई। चाय बनाकर वापस आई तो रज़िया बेगम ने बौखला कर कहा, खाना भी बना देती, आज खाने में भी देर हो गई है। जुनैद भी आ चुका है, जल्दी से कपड़े बदल कर खाना बना लो। शायद वो चाहती थी कि वो पहले की तरह सीधा लिबास पहनकर किचन में घुस जाए, मगर उसने तहम्मुल से मुस्कुराकर कहा, आंटी, हम 3 लड़कियां हैं, खाना बनाने में देर नहीं लगेगी। मैं बिरयानी बना लेती हूँ, सुमीना तुम कौरमा बना लो और सानिया तुम रोटियां बना लेना। यूँ मज़ा भी आएगा और खाना भी जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी वो टाल मटोल करती कि जुनैद ने कह दिया, हाँ भाई जल्दी करो, भूख लगी है, खाना जल्दी बनाओ। समीना ने चौंक कर कहा, दरअसल भाई आज तबीयत ठीक नहीं थी और शादी की सालगिरह भी है, तो क्यों ना आज खाना बाहर से मंगवा लें। जुनैद खामोशी से उसे देखने लगा और कुछ ही देर बाद वाकई खाना बाहर से आ गया। खाने के दौरान भी वो जुनैद की नज़रों का मरकज़ बनी रही, उसकी निगाहों का लम्स महसूस करती रही। खाने के बाद जुनैद जल्दी से उठकर कमरे में चला गया। कमरे का रोमानवी माहौल और सजी सवरी बीवी उस पर शिद्दत से असरअंदाज हुई थी। वो अंदर आकर नरमी से उसके करीब चली गई और जुनैद ने उसकी कमर से थामते उसे अपने करीब कर लिया। एक अरसा बीत गया, मैंने मोहब्बत को मोहब्बत के रंगों में डूबे हुए नहीं देखा। उसने इतराते हुए जुनैद के कंधों पर हाथ रख लिया। मुझे माफ़ कर दे जुनैद, आपकी मोहब्बत जिम्मेदारियों के बोझ में दब गई थी। मैं भूल गई थी कि मोहब्बत मोहब्बत के रंगों से सजी हुई खूबसूरत लगती है। आज के बाद सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारियां निभाऊंगी जितनी मुझ पर फ़र्ज़ हैं, और आज के बाद उन्हीं लोगों के दिल में अच्छी बनने की कोशिश करूंगी जिन्हें मेरे लिए कुछ कुछ बना एहसास हो। मैं अच्छी हूँ। और उस रोज़ ने हकीकत में जुनैद की मोहब्बत को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस किया। एक पल में ही तो नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल मिजाज से वो बदल गई और उसे बदलने के साथ साथ जुनैद की मोहब्बत के रंग भी बदलते चले गए। सानिया जुनैद को अपनी नंद के लालच में डाल रही थी। इन दिनों माँ बेटी की ख्वाहिश थी कि जुनैद एक बार फिर निकाह करे सानिया की नंद के साथ, ताकि सानिया के कदम ससुराल में जाने से पहले ही मजबूत हो जाएं। वह इस बात पर भी खामोश रहे, उसका बोलना जानती नहीं थी। जुनैद ने खुद माँ को इनकार कर दिया। औरत मोहब्बत के रंगों से गंदी हुई कि खूबसूरत लगती है। खुद पर जिम्मेदारियों का इतना बोझ मुसल्लत मत करें कि जिम्मेदारियों आप पर हावी हो जाएं। जिम्मेदारियों पर हावी हो, उन्हें खुद पर गालिब मत होने दें। और इन जिम्मेदारियों के बोझ में दब कर कभी भी शोहर को मोहब्बत मत भूलें, क्योंकि एक औरत का सबसे बड़ा हथियार हुस्न है, जो बड़े से बड़े मर्द को ज़ेर करने की हिम्मत रखता है।